अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम तनकीद की जो बुक है हमारा, उसका हम एक टॉपिक तैयार कर रहे हैं। तनकीद और तहकीक में किसे ज़्यादा अहमियत हासिल है और क्यों। सबसे पहले हम इसमें हेडिंग बनाएंगे तनकीद और तख्लीक। करीबन एक सदी कबल तख्लीक और तनकीद को एक ही शम्मा की किरणें या एक ही क़ुव्वत के दो मज़ाहिर समझा जाता था। बकौल डॉक्टर सज्जाद बाकर रिजवी, ये दोनों एक दूसरे के लिए मशअले राह होती हैं और ये दोनों सलाहियतें एक दूसरे के फ़रोग़ के लिए ममदो मुआविन होती हैं। पहले शायर नक़ाद भी हुआ करते थे और ये भी दुरुस्त है कि जो शख्स शायर ना हो अच्छा तनकीद निगार भी नहीं हो सकता और ना ही गैर शायर शेर पर अच्छी तनकीद कर सकता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसा कोई शख्स जो फ़न तामीर से आगाह ना हो किसी इमारत के हुस्न क़बाह को तकनीकी तौर पर बयान नहीं कर सकता, या जो शख्स अच्छा खिलाड़ी ना हो वो अच्छा रेफरी नहीं बन सकता। लिहाजा तनकीदी सलाहियत के बगैर कोई शायर अच्छा और आला दर्जे का शायर नहीं हो सकता। कदीम शुअरा अक्सर तनकीद के फ़न और असूलों से बिलअमूम वाकिफ़ हुआ करते थे। अच्छे शुअरा ही तज़किरे लिखते रहे हैं। फ़ारसी के अलावा उर्दू में भी ऐसे नामवर शायर हों गुज़रे हैं जिन्होंने अच्छे शायर होते हुए अच्छे तज़किरे भी लिखे। जर्मनी का मशहूर शायर और तमसील निगार गोएटे ज़बरदस्त अदीब होने के अलावा अच्छे आला दर्जे का नक़ाद भी था। ये बात तो आपको इसमें क्लियर हो गई कि जो शख्स शायर ना हो वो अच्छा तनकीद निगार भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो हम उस पर तनकीद किस तरह कर सकते हैं। और जब कोई चीज़ तख्लीक होगी तो उसके बाद ही उस पर तनकीद की जा सकती है। जब हम उसको जानते होंगे, उसके बारे में हमें कुछ नॉलेज होगा तो हम उस पर तनकीद कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो हम नहीं कर सकते सही तनकीद उस पर। नक़ाद प्रोफेसर मोहम्मद एहसानुल हक अपनी किताब असूल तनकीद में कहते हैं कि तनकीद के बग़ैर तख्लीक मुमकिन नहीं है। वो फ़नकार को अपनी तख्लीक का अव्वलीन नक़ाद करार देते हैं, क्योंकि किसी चीज़ या फ़न पारे को वजूद में लाने के लिए जो मवाद फ़नकार के ज़हन में होता है इसमें मुनासिब चीज़ों को मुंतखब करके वो तनकीद की बुनियाद डाल देता है। टी.एस. एलियट इस बारे में कहता है, फ़नपारों की तख्लीक में मुसन्निफ़ जो मेहनत और काविश करता है इसका ज़्यादातर हिस्सा तनकीदी अमल से ताल्लुक़ रखता है। इस अल्फाज की छानबीन, तरकीब व तश्कील, इस्लाह व तरमीम और आराइश अल्फाज के सिलसिले में बड़ी मेहनत करना पड़ती है और इसकी ये खौफनाक मुशक्क़त जितनी तख्लीकी होती है इस कदर तनकीदी भी होती है। अहम रिश्ता प्रोफेसर मोहम्मद एहसानुल हक कहते हैं, तनकीद और तख्लीक के दरमियान एक और अहम रिश्ता है। नक़ाद तनकीद करते वक्त तख्लीकी तजर्बे की बाज़ आफ़रीनी करता है, गोया वो इस तजर्बे को अपने जहन में असर नौ तश्कील करके फ़नकार के वजदान और इस वजदान की मखसूस सूरत इज़हार के साथ हम आहंग होने की कोशिश करता है, ताकि वो फ़न पारे को सही तौर पर समझ सके और दूसरे को समझा सके। नक़ाद किसी फ़न पारे के इस अव्वलीन इमेज या इसमें मुज़म्मिर ज़हनी तजर्बे तक रसाई हासिल करता है। नेक्स्ट हम इसकी हेडिंग बना सकते हैं तनकीद कमतर है। जैसे कि जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि आया तनकीद तख्लीक से कमतर है, तो बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि तख्लीक से तनकीद का मर्तबा कमतर है, क्योंकि किसी अदब को तख्लीक करना मुश्किल होता है और इस पर एतराज़ात कर देना आसान होता है। जैसे कि इस इमारत को तामीर करना कितनी मेहनत, ख़र्च और काविश का नतीजा होता है, लेकिन इसमें नुक्स निकालना और ये कह देना कि ये बिल्डिंग मजबूत नहीं या इसकी तामीर में फ़लाँ नकाइस या ख़ूबियाँ हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक कोई शख्स फ़न तामीर का माहिर ना होगा वो किसी इमारत पर कोई काबिल कदर तनकीद नहीं कर सकता। अब इससे आपको पता चल रहा है कि तख्लीक जो है वो मेहनत तलब काम है और तनकीद एक आसान और उसको कह दें कि बहुत ही ईजी वे है, क्योंकि जब भी अगर हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, किसी इमारत के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन हम उस पर तनकीद कर देते हैं कि ये यहाँ से फ़लाँ चीज़ ख़राब है, यहाँ से ये ख़राब आपने बनाया है, तो जबकि हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हम इतनी अच्छी तनकीद नहीं कर सकते जितनी कि एक वो इंसान अच्छी तनकीद कर सकता है जो इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है।
ناممکن۔ اصل میں نقاد اپنی تنقید سے تخلیق کے کام کو آسان اور بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تنقید کے بغیر تخلیق ممکن نہیں، کیونکہ جب تک کسی کام پہ تنقید نہیں ہوگی اس کام میں بہتری نہیں آ سکتی ہے۔ ہم اپنے کام کوئی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بہترین کام کیا، لیکن جب کوئی بھی انسان اس میں کوئی خامی نکالتا ہے تو ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری یہ خامی ہے تو ہم اس کو دور کریں۔ تو اسی میں وہ یہی چیز انہوں نے بیان کیا کہ تنقید کے بغیر تخلیق ممکن نہیں ہے۔ شاعر پر لازم ہے کہ وہ استاد کے کلام کے بہترین نمونوں سے واقفیت رکھنے کے علاوہ شاعری کے اصولوں اور روایات کو سمجھنے اور پرکھنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو۔ بصورت دیگر وہ کوئی قابل قدر فن پارہ تخلیق نہیں کر سکتا۔ اب ہم اس کے رزلٹ پر جاتے ہیں، نتیجے پہ جاتے ہیں کہ ہم نے جو اتنی یہ بحث، اتنا ہم نے یہ جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے، اس کا اینڈ پہ ہم نے کیا نتیجہ نکالا ہے۔ اس ساری بحث کا ماحصل یہ ہے کہ تخلیق اور تنقید ایک ہی عمل کے دو حصے ہیں اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ادیب یا شاعر اپنے جذبات اور احساسات کسی موضوع کے بارے میں لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اس موضوع کے ذہن میں آنے کے وقت سے لے کر اس کی تخلیق پر غور و فکر اور محنت صرف کرتا ہے، وہ تنقید ہی ہے۔ اس کے بعد جب وہ تخلیق عوام کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو تنقید نگار اس کے حسن و قباح کو عوام کی نظروں کے لیے آشکار کرتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ مصنف اور تخلیق کار مقصد تخلیق میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ نقاد کا کام صرف نکتہ چینی نہیں ہے، بلکہ فن پارے کی خوبیوں کا احاطہ کرنا بھی اس کی برابر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو نقاد صرف یک طرفہ تنقید کرتا ہے وہ اپنے فرض کو خوش اسلوبی سے ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، تو اس کو مزید اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے آسان سے آسان ٹاپک طریقے سے لے کے آؤں نالج، تاکہ آپ لوگوں کو اردو کی جو کوسچنز میں مشکل ہے وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اور انشاءاللہ میں نے اب تنقید کی بک سٹارٹ کی ہے، تو میں اس کو کمپلیٹ اس کے ہر ٹاپک کو آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گی، اینڈ دین پھر ہم نیکسٹ کسی بک کی طرف جائیں گے۔ اور اگر آپ کو تنقید کی بک میں یا کسی اور بھی ٹاپک میں اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بیان کر سکتے ہیں۔ میں اس ٹاپک پہ انشاءاللہ ایزی سے ایزی ویڈیو، ایزی سے ایزی نوٹس آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔